दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में जारी ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी उफान पर है। जगह जगह प्रदर्शन जारी है। 1,500 के करीब प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही है। ओबीसी संगठन 27% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण खत्म करने से नाराज है। ओबीसी संगठनों ने आज मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस सख्ती बरत रही है। 1,500 के करीब प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। भोपाल की सभी प्रमुख जगहों पर बैरिकेड्स लगाया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी में राजनीति तेज हो गई है। प्रदर्शन में 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने भोपाल में विशाल प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश से ओबीसी समाज के लोग बड़ी संख्या में भोपाल में जमा हुए। भीम आर्मी के चंद्रशेखर और कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इस प्रदर्शन का सपोर्ट भी किया। पुलिस ने भी इसे लेकर बड़ी तैयारी की। सीएम हाउस जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद भोपाल में आने वाली ट्रेनों और बसों को पुलिस चेक कर रही है। शहर में प्रवेश करने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर चेक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से सत्यभान सिंह, इक्वालिटी न्यूज के लिए। गोरखपुर में हरगोविंद प्रवाह ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए प्रदर्शन के माध्यम से प्रणव पांड्या को फांसी देने की मांग की है। इस प्रदर्शन में पिंकी भारती सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। गोरखपुर में एक प्रदर्शन के माध्यम से प्रणव पांड्या, जो कि वर्तमान गायत्री परिवार के प्रमुख है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हरिद्वार कोतवाली में दर्ज एफआईआर के अनुसार एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का आरोपी डॉक्टर प्रणव पांड्या है। इस प्रकरण में कोर्ट द्वारा जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, पर उत्तराखंड सरकार आरोपी को लगातार बचा रही है। यह भी आरोप है कि रेप की एफआईआर दर्ज होने के बाद में देश के तमाम सत्ताधारी दल के नेताओं का पांड्या के पास लगातार आना जाना बना हुआ है, जिससे लगातार जांच को प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए प्रदर्शन में यह मांग की गई कि प्रणव पांड्या को गिरफ्तार किया जाए और सभी जांच सीबीआई से कराई जाए। बलात्कार के आरोपी को जेल भेजो, प्रणव पांड्या को जेल भेजो, जेल भेजो। प्रणव पांड्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रणव पांड्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रणव पांड्या हाय हाय। देश के सबसे हाई प्रोफाइल रेप केस में जो आरोपी है डॉक्टर प्रणव पांड्या, जो वर्तमान गायत्री परिवार का प्रमुख है, उसको उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उस बलात्कार के आरोपी को सरकारें बचाने का काम कर रही हैं। आज हमारी मांग है कि डॉक्टर प्रणव पांड्या जो बलात्कार का आरोपी है, जिसके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज है, 164 और 161 का बयान हो चुका है, उस बलात्कार के आरोपी को जेल भेज करके इस मामले में सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो और जो कठोर से कठोर सजा हो उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर प्रणव पांड्या है, उसके खिलाफ जिस पीड़िता ने आरोप लगाया है, उस पीड़िता अपनी सहेली से बातचीत में बताती है कि प्रणव पांड्या ने दर्जनों बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ, उसने शांति कुंज के पवित्र परिसर में जहाँ अखंड दीप जलता है, वहाँ परसों तक बलात्कार किया है। और आज के डेट में भी वहाँ नाबालिग लड़कियों को रखा जा रहा है, उनसे सेवा कराई जा रही है और उनके शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। तो हमारी मांग है उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, इस मामले में सीबीआई जांच डिप्यूट कराएं। इस मामले में सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट हो। एक मांग और है इसी के साथ हमारी कि अगर आरोप लगाने वाला पक्ष यानी कि हम लोग अगर झूठे हैं तो हमें फांसी की सजा हो, और अगर प्रणव पांड्या झूठा है तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। यही हमारी मांग है। गोरखपुर से राम सिंह गौतम, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव की 204वीं वर्षगांठ पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक दिन पर गोरखपुर की पूर्वांचल सेना ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को सांस्कृतिक रक्षा के आंदोलन का प्रतीक बुद्धलैंड एक नया राज्य बनाने की मांग की। ये बुद्धालैंड एक सांस्कृतिक रक्षा का आंदोलन है। आप देखिए, इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की जो बात है, उसको फॉलो करते हुए पूरी दुनिया के लोग कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन हम स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की जो विरासत थी, उसको हम लोग भूल चुके हैं। आज बुद्ध के नाम को मिटा दिया गया है। हम चाहते हैं कि बुद्ध के नाम को फिर से जिंदा किया जाए, क्योंकि बुद्ध में वो कैलिबर, वो ताकत है
कि अगर उनके नाम से अगर राज्य बनता है तो पूरे 27 जिलों के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये बौद्धिस्टों का मक्का मदीना साबित हो सकता है। जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई एक बार मक्का मदीना जाना चाहते हैं, उसी तरह से दुनिया का हर बौद्धिस्ट इस धरती को, माटी को चूमना चाहता है। ये सरकारी संसाधन मुहैया नहीं करा रही हैं, नहीं तो इतने टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आ जाते हैं कि यहाँ के लोगों को बेरोजगार नहीं रहना पड़ता। आज हमारे लोग दिल्ली मुंबई जाकर के रोजगार करने के लिए मजबूर हैं। हमारी चीनी मिलें बंद कर दी गई, हमारे यहाँ के कपड़ा उद्योग बंद कर दिया गया, बर्तन उद्योग बंद किया गया, साड़ी उद्योग बंद किया, कालीन उद्योग बर्बाद कर दिया गया। ये सारे उद्योग धंधे यहाँ से हटाए गए। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री इसको हटा करके कपूरथला भेज दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो उद्योग धंधे रोजगार के जितने संसाधन से उनको बंद किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विगत 26 दिसंबर को अनय लांस राजनांदगांव में मिस्टर एंड मिस राजनांदगांव प्रतियोगिता की अंतिम श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध समाज की अदिति मेश्राम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर मिस राजनांदगांव का खिताब अपने नाम किया। जिसके बाद बुद्धिस्ट यूथ फाउंडेशन के सदस्य द्वारा मिस राजनांदगांव अदिति मेश्राम को बधाई दी गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विगत 26 दिसंबर को अनय लांस राजनांदगांव में मिस्टर एंड मिस राजनांदगांव प्रतियोगिता की अंतिम श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध समाज की अदिति मेश्राम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर मिस राजनांदगांव का खिताब अपने नाम किया। संस्कारधानी राजनांदगांव एवं बौद्ध समाज को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि पर बुद्धिस्ट यूथ फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में स्थित इनके निजी निवास में जाकर पुष्पगुच्छ देकर उन्हें बधाई दी गई। मॉडलिंग एवं अभिनय के क्षेत्र से जुड़े रायपुर के अक्षय नायक फैजल खान एवं कहकशा अशरफी प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में थे। बुद्धिस्ट यूथ फाउंडेशन के सदस्यों ने अदिति मेश्राम एवं इनके परिवार को अभिनय और कला के क्षेत्र में और अधिक उपलब्धियां अर्जित कर समाज को गौरवान्वित करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इनके पिता आयुष्मान R.K. मेश्राम सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी के पद में राजनांदगांव में पदस्थ है। उक्त प्रतियोगिता का आयोजन राजनांदगांव के उदित भंसाली, विपिन जॉन वेल्स और असीम कुरैशी के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में किसानों की खून पसीने से उगाई हुई धान की खरीदी की जा रही है, जिसके बाद धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक तो बफर हो रही है, लेकिन वही परिवहन नहीं होने से खरीदी केंद्रों में धान जमी पड़ी है। इसी बीच अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और तेज तूफान और बारिश से करोड़ों रुपए की धान पानी में भीग गई। अगर हम बात करें डोंगरगढ़ क्षेत्र की, तो यहाँ पर अछोली, मुसरा, ढारा, कटली, पनियाजू, बोरतालाब, मेंढा, भंडारपुर, मोहारा, इन सब में धान की आवक तो जोरों पर है, लेकिन परिवहन नगण्य है, जिसके चलते बीते दिनों हुई बारिश से खुले में रखी हजारों टन धान पानी में भीग गई। वही संग्रहण केंद्र कल कसास में भी हजारों टन धान खुले में रखी है, जिन्हें ढकने की पर्याप्त व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। यही कारण है कि यहाँ भी पानी में धान भीग गई है। इसी तरह बात की जाए डोंगरगांव की, तो यहाँ पर भी जिला सहकारी बैंक लाल बहादुर नगर के अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र आने में, जिसमें रामटोला, चारभाटा, बागरे कसा, लालूटोला, महाराजापुर, कोलिहापुरी, मंडियान, सीतागोटा, लाल बहादुर नगर एवं संग्रहण केंद्र शामिल है। यहाँ पर भी कमबोश सभी केंद्रों पर आवक तो बड़ी मात्रा में हो रही है, लेकिन परिवहन नाम मात्र के लिए है, जिसके चलते सभी केंद्रों में धान जाम पड़ी है और इसी का परिणाम है कि बारिश में हजारों क्विंटल धान भीग गई है। कुछ इसी तरह का हाल तुमड़ी, बोर्ड व वखत, रेंगा, कटरा व तेंदू नाला धान उपार्जन केंद्र का है। इसी मुद्दे को लेकर जब प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लाल बहादुर नगर राम कुमार यादव से बातचीत की गई, तो उन्होंने परिवहन न होने की वजह से संबंधित नुकसान होने की बात कही। जी बताएंगे, आपके बैंक के अंतर्गत कितने धान उपार्जन केंद्र आते हैं? लाल बहादुर नगर ब्रांच के अंतर्गत 10 उपार्जन केंद्र आते हैं। जी, यहाँ पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 11,963 है। कितने किसानों से खरीद की गई है? खरीदी किए गए किसानों की संख्या 7,064 है। कितनी धान खरीदी की गई है? कुल धान खरीदी अब तक 2,78,884 क्विंटल 40 किलो हुआ। परिवहन के लिए शेष? परिवहन हेतु शेष धान है 1,84,634 क्विंटल 40 किलो। खरीदी का प्रतिशत कितना है? अभी तक खरीदी का प्रतिशत 65% हो चुका है। परिवहन का प्रतिशत? और परिवहन हो चुका है, उसका परसेंट है 33.80। बारिश में कितनी धान भीगी है? बारिश में लगभग सभी धान ढका हुआ था। लास्ट में जब तौल रहे थे शाम को, अचानक बारिश होने से मात्र 5% 10% थोड़ा सा प्रभावित हुआ। परिवहन नहीं होने का क्या कारण है? परिवहन नहीं होने के कारण है सर, सबका डीओ और टीओ कटा हुआ है, वो अभी कट चुका है, लेकिन उठाव के लिए अभी तक आए नहीं है, गाड़ी नहीं भेजे परिवहन करता।
आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने इसको डीएमओ को सूचित किया है फोन के माध्यम से कि हमारे इतना टीओ कटा हुआ है, कृपया जल्दी मतलब परिवहन कर्ता से संपर्क करके हमारे यहाँ परिवहन कराइए। इसका हम सूचना डीएमओ को रोज देते हैं शाम को। नुकसान ये है कि देखिए प्लास्टिक बोरा तो एक बार यूज होगा, दोबारा यूज नहीं। अभी तो मौसम ठीक है इसलिए पता नहीं चल रहा है, गर्मी जैसे आ जाता है तो पिछले बार मैं देखा जब धान खरीद में था, जब प्लास्टिक बोरा आया था तो बोरियाँ पूरी एक बार में पूरी वो हो गई थी, यानी पूरी फट जाती थी, धान बिल्कुल नहीं रहा है। दूसरा है कि नए कट्टा जो जारी हुआ है हमारे यहाँ देखा मैंने, तो जब 40 का तौल कर रहे हैं तो वो पूरा ऊपर तक आ जा रहा है, यानी सकरब हो रहा है। अब वो सिलाई किसी हालत में नहीं हो सकता कि फिर बाद में धान को कुछ धान निकाल के दूसरे भोर में धान डाला जाता है। अब उसमें वो 40 की भर्ती हो गई, 39 उसका स्टाफ तोलेगा आपको 39 से दिखेगा, तौल में कमी हो जाती। अब उसमें क्या है, वो सीपेज बाद में दिया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कोई अधिकारी आ गया कोई तो वही तौलेगा, उसको तो 39 ही मिलेगा उनको। कल को ये बोलेंगे आपने 1-1 किलो धान निकाल लिया तो आप धान कम हो गया, ये थोड़ी सी परेशानी है। बोरे की क्वालिटी नया बोरा, जबकि अभी 21-22 का जो बोरा है सकरा बोरा है, उससे 40 की भर्ती हमारे नहीं हो रही। सोसाइटी के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं परिवहन के लिए? परिवहन के लिए लेटर लिखा जा रहा है, लेटर बिल्कुल एक सप्ताह में लेटर देते हैं। अभी लगभग 5,000 से 35,000 लगभग 7 गुना धान, लगभग 5 गुना धान ऐसा धान रखा हुआ है। अब कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में सोसाइटी को अधिक लागत आ रही है, परिवहन नहीं होने के कारण उतना व्यवस्था कर पाना बड़ा मुश्किल है। यदि शीघ्र परिवहन हो जाए तो इससे तकलीफ नहीं होगी। खरीदी को लेकर अधिकारियों के क्या आदेश हैं? अधिकारी तो बिल्कुल आपको तो खरीदी बंद नहीं करना है, आपको बिल्कुल खरीद करना ही है। हम भी खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है परिवहन बहुत नगण्य है। परिवहन यथा शीघ्र करा जाए तो धान खेती बढ़िया सुचारू रूप से चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका नाम और पद बताएं। मैं समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मेरा नाम कुलदीप विश्वकर्मा। जी बताइए, आपको क्या समस्या हो रही धान खरीदी के दौरान? धान समस्या के बारे में खरीदी में समस्या ये हो रही है कि किसान अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन शासन की व्यवस्था है कि शासन वो खरीदी के लिए संपूर्ण रूप से बारदाना की व्यवस्था करे। किसान कहाँ से लाएगा? आज बाज़ार में 30 से 35 और 40 रुपये बारदाना हो गया है और सरकार उसका मूल्य दे रही है 15 रुपया। ये किसान के साथ विसंगति है और किसान के साथ धोखा, अन्याय है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जिस मार्केट के हिसाब से, जैसे आज सरकार जो है जूट मिलों से 35 से 40 रुपये में जब बारदाना खरीद रही है तो उतना किसानों को भी दिया जाए। आपका नाम बताइए। मैं जीवन लाल साहू, ग्राम लाल बहादुर नगर निवासी और किसान। ऐसा नहीं है कि इसी साल धान पानी में भीगी हो, हर साल यही होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि जब शासन प्रशासन को यह पता है कि हर साल यही होता है तो बिना परिवहन व्यवस्था धान क्यों खरीदी जाती है? इसके साथ ही धान को ढकने की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, जिसके चलते हर वर्ष लाखों टन धान की बर्बादी होती है? वहीं अगर आगामी दिनों में भी इस परेशानी पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर से करोड़ों की धान का ऐसे ही नुकसान होता रहेगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन के कुछ कर्मी बेफिक्र थे। मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ से बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। 600 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गुमान सिंह नहीं तो उनके कार्यकर्ता ही उनके सामने आकर हर सवाल का जवाब देने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि जब गुमान सिंह पर 600 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे तो वो खुद इस मामले से बचते हुए नजर आए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने इस पर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आयोजित कर दी। सांसद पर अलीराजपुर और झाबुआ क्षेत्र में फ्लोरोसिस कंट्रोल एवं अन्य प्रोजेक्ट के लिए की गई खरीद में भ्रष्टाचार और गबन के आरोप है। बताते चले कि इस मामले में अलीराजपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित जैन के निर्देश पर सांसद डामोर के साथ साथ अलीराजपुर कलेक्टर गणेश शंकर मिश्र के खिलाफ पीएचई के कार्यपालन यंत्री डीएल सूर्यवंशी, सुधीर कुमार सक्सेना और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 1997, 217, 269, 403, 406, 409 एवं 420 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ज्ञात हो कि न्यायालय ने केस में आरोपियों को 17 जनवरी 2022 को पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। लिहाजा अभी तक ना तो केंद्र की ओर से कुछ स्पष्टीकरण आया है और ना ही खुद सांसद गुमान सिंह डामर की ओर से, जिससे शक तो होता जरूर है, क्योंकि आरोपी की उत्तर देने के बजाय जब उसके सहयोगी उसका बचाव करने लगे तो जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला है।
हमेशा ऐसा ही बोलते हैं और उनकी संज्ञा देने से क्या होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2008 में अलियाजपुर जिला बना है ना, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या आपके विभागीय सूत्रों ने ये नहीं बताया कि फ्लोरोसिस नियंत्रण के लिए एक डिवीजन अलग से बनाया गया था और जिसका उच्चतम अविभाजित जो झाबुआ जिला था उसमें जो मुख्यालय था उसमें वो अलियाजपुर में बनाया गया था और वो योजना 1998 से लेकर 2009 तक चली थी। नहीं, मैंने जो बताया अलग से पूरा डिवीजन बनाया गया था फ्लोराइड कंट्रोल के। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने आपको जो बताया उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि 1998 में पीएचई विभाग ने अलग से एक डिवीजन बनाया था और जिसका मुख्यालय अलियाजपुर की झाबुआ जिले के अलियाजपुर तहसील को बनाया था 1998 में, और 2009 में इस डिवीजन को खत्म कर दिया गया 2008 में जिला बनने के बाद। नहीं, वो हुआ होगा, लेकिन इतना 600 करोड़ का जो आप बजट की बात है वो कहीं भी हमें तो नहीं दिखाई दिया। उस डिवीजन बना, उस डिवीजन में क्या क्या काम हुए, ये कुछ है जानकारी आपको? इसकी कोई जानकारी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हमारे पार्टी को जो पक्ष रखना था वो पक्ष हम रख रहे हैं। आपको पता है कांग्रेस पार्टी के हमारे कांतिलाल जी भूरिया, और उनको तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा खिलौना मिल गया है, जैसे आरोप साबित ही हो गए हैं। कांतिलाल जी भूरिया की बौखलाहट है। ये तो उनके बौखलाहट नाम लेने हिचक क्यों रहे हैं? बोल रहा हूँ ना, कांतिलाल जी भूरिया, वो तो सरेआम बोल रहे हैं वही, और हमारे सांसद महोदय तो बोल चुके हैं कई बार इस विषय को लेकर। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से माननीय सांसद जी के साथ खड़ी है। इसे संगठन की ओर से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से, क्योंकि वे दूध का दूध पानी का पानी जगह न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, हम कुछ भी बोलने की स्थिति में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और दूध का दूध पानी का पानी में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से हमारे सांसद के साथ खड़ी हुई है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। जिसके कारण सांसद महोदय ने सामने नहीं आ रहे हैं कि भाई ये दबाव बनेगा कि सांसद महोदय प्रेस वार्ता कर रहे हैं, दबाव की स्थिति बने, इस प्रकार वो न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय में वो अपना पक्ष रखेंगे और कुछ तथ्यों की जानकारी मीडिया के मित्रों को दे भी चुके हैं। इन सभी बातों से एक तो साफ है, अगर धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग पहले कहीं लगी होगी, लेकिन जनता जिन्हें चुनकर पूरे विश्वास के साथ सत्ता की बागडोर देती है, अगर वही इतने बड़े बड़े घोटाले करने लगे तो फिर आम आदमी भला किस पर विश्वास करे। घोटाला हुआ है या नहीं, इसके आरोप लग रहे हैं, अगर ये साबित भी करना हो तो इसे सालों लग जाएंगे, और अगर नेता बेदाग साबित हुआ तो फिर जिन्होंने आरोप लगाया क्या वे जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल आम जनमानस को विचलित करने के लिए काफी है। राजनीति की ओर अगर आज का युवा नहीं देखना चाहता तो उसका कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि आरोप प्रत्यारोप, घोटाले और जालसाजी। अगर देश में आगामी दिनों में भी ऐसे घोटाले होते रहेंगे तो ये बात जाहिर है कि देश फिर इन नेताओं की वजह से गरीबी के गड्ढे में गिर जाएगा, और ना चाहकर भी इस स्थिति के जिम्मेदार हम होंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये कहावत छत्तीसगढ़ के पूर्व माध्यमिक शाला भंडारपुर के शिक्षक देवदास खेलकर चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल में एक भी क्लास नहीं लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ऊपर से बच्चों के द्वारा क्लास लेने की बात कहने या खेल सामग्री मांगने पर उन्हें मारने के लिए दौड़ना एवं बच्चों सहित अन्य शिक्षकों को एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने की धमकी देना इनका हथियार बन गया है। कहने को तो हमारा देश एक विकसनशील देश की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखने को मिलता है, जिसका प्रमुख कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के विकास के लिए सरकारी स्कूल कॉलेज तो खोल रही है, लेकिन उन स्कूल व कॉलेजों में निरंतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जो व्यवस्था है उसमें भी देवदास खेलकर जैसे शिक्षक सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए उतारू है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचना असंभव सा लगता है। आज हम आपको ऐसे महान शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बच्चों का भविष्य बनाने में नहीं बल्कि उनका भविष्य अंधकार में पहुंचाने में महारत हासिल की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देवदास खेलकर वही शिक्षक है जो पूर्व में डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत बोथली की शाला में पदस्थ था, और वहां पर भी यह विवाद में फंसे थे, जिसके साथ ही ग्रामीणों की मांग पर इनका स्थानांतरण ग्राम पंचायत करवारी में किया गया था। लेकिन वहां भी यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वहां भी इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, जिसके बाद इनका स्थानांतरण खैरागढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत भंडारपुर में किया गया। लेकिन यहाँ भी वह शिक्षक अपनी आदतों से बाज नहीं आया और शिक्षक के क्षेत्र में सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
यहाँ आकर तो इस शिक्षक ने लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए 5 साल में एक भी क्लास नहीं लेने का रिकॉर्ड बना डाला। वही नई शाला में प्राचार्य नहीं होने पर इन्हें प्रभार दिया गया, जिसका वे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। खेल सामग्री मांगने पर उन्हें मारने के लिए दौड़ा करते हैं तथा बच्चों सहित अन्य शिक्षकों को हरिजन एक्ट के तहत फंसाने की धमकी देते हैं। उनका व्यवहार छात्राओं के प्रति या आपके प्रति कैसा बहुत बुरा है। कैसा व्यवहार रहता है? उनको क्या करते हैं? वो पढ़ाते भी नहीं है और जो पढ़ाते हैं उसको डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। अच्छा, किस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं? बार बार सिग्नेचर करने को बोलते हैं। साइन करने के लिए बोलते कहाँ करवाते हैं सिग्नेचर? और रजिस्टर। किनसे सिग्नेचर करवाते हैं? टीचर से? हाँ गाली गलौज भी करते हैं। हाँ और क्या कमी है उसमें? पढ़ाते भी नहीं है वो। अभी तक कितनी क्लास ली है उन्होंने? एक भी नहीं। कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल से एक ही क्लास में ली है। कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? सामाजिक विज्ञान। और गणित? गणित का टीचर ही नहीं। टीचर ही नहीं है। हम 5 साल से यहाँ पे गणित का एक भी टीचर नहीं है। बिना टीचर के आप लोग पढ़ा रहे हैं। पास कैसे होते फिर आप लोग? पता नहीं कैसे पास कर। गणित कैसे पास करते हैं आप लोग? गणित में वही ये डाल दो। सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट कैसे पास करते हैं? ऐसे सब लोग पास कर देते क्यों नहीं पढ़ा? ऐसे पास कर लेते हैं। हमें बिना पढ़े लिखे आप लोग को बिना मेहनत के फल मिल रहा है, आप लोग पास कर रहे हैं, है ना? ये भी बहुत अच्छी बात है। 4 टीचर हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कौन से? आपके सर कौन कौन सा सब्जेक्ट? साहू सर हिंदी पढ़ाते हैं, अंजू मैम संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और सहारे में गीतांजलि मैम विज्ञान पढ़ाते हैं। और एक सर हैं आपके खेलकर सर, वो कौन सा सामाजिक विज्ञान। लेकिन 4 साल में एक भी पीरियड नहीं ले। 5 साल हो गए। और गणित पढ़ाते हैं वो? नहीं पढ़ाए हो। गणित के लिए कोई टीचर है आपके यहाँ? नहीं। कोई टीचर नहीं। कितने सालों से नहीं है? 3 साल जब से गोटे 3 साल 6वीं माह ना गोटे सर रही से अब वो ट्रांसफर ओखर बाद से कोई नहीं है। कोई टीचर नहीं है गणित के लिए? अच्छा, अभी बीच में और कोई टीचर आपका आ रहा था पढ़ाने के लिए गणित? यस सर, योगेश शिरवानी सर आए। कहाँ से आ रहे थे वो? डोंगरगढ़ छोड़ी। अब आ रहे हैं क्या वो? नहीं, क्यों नहीं आ रहे हैं? बंद करवा दी। किन्होंने बंद करवाया? खेलकर सर ने बंद करवाया। एक गांव मीटिंग रखे रही से पालक मीटिंग, तो वही में बोले कि गांव के लइका गांव या ये मतलब आजू बाजू के लइका मन जब पढ़े लाते तो मनाक पढ़ाई कहाँ बाहर के पैसे बाहर वाले काबर पैसा दे पैसे करके पुलिस तो आना बंद करवा दी। उनका वेतन का भुगतान किया उन्होंने? नहीं किया। वो स्कूल में आते हैं पढ़ाने कभी? कौन? खेलकर सर? नहीं कभी नहीं आते? नहीं। क्या स्थिति रहती है उनकी? अभी तक में उसकी स्थिति क्या है स्कूल में? कैसे मतलब किस टाइप से रहते हैं? पढ़ाते नहीं पढ़ाते? शराब वगैरह पे क्या आते हैं? नहीं शराब नहीं पी। आते 11:30 बजे आही, प्रेयर में भी नहीं लगे, राष्ट्रगान करते ना ओमे भी नहीं लगे, आही और रजिस्टर लईहस लेगी और बस रखी और वापस लाही और अपन गाड़ी निकाल नहीं। जब से उन्हें प्राचार्य का प्रभार मिला है तब से उनकी मनमानी और बढ़ गई है। केवल हाजिरी लगाने शाला में आते हैं, बाकी समय कहाँ जाते हैं यह किसी को नहीं पता। यही नहीं तो शाला से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज वे अपने साथ ही लेकर घूमते हैं। शाला के बच्चों ने बताया कि शाला में गणित का शिक्षक नहीं है और सामाजिक विज्ञान देवदास खेलकर सर का विषय है, लेकिन 5 साल में उन्होंने एक भी क्लास नहीं ली। वही गणित के लिए डोंगरगढ़ से एक अतिथि शिक्षक को बुलाया गया था, लेकिन 4 माह तक अध्यापन कार्य करने के बाद भी ना तो उन्हें मानदेय का भुगतान किया गया और ना ही डोंगरगढ़ से भंडारपुर आने जाने का पेट्रोल खर्च भी उन्हें दिया गया। बच्चों के पालकों ने मिलकर उन्हें कुछ राशि सहयोग के रूप में प्रदान की थी। जी बताएं कि आपके पूर्व माध्यमिक शाला भंडारपुर के बच्चों की शिकायत है कि वहाँ के जो टीचर हैं सामाजिक विज्ञान और गणित के देवदास खेलकर जी वो क्लास में लेते हैं। लगभग पिछले 5 सालों से सिलसिला चलता है, क्या ये शिकायत सही है? अब शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और इसके लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारी ABO साहब और BRC साहब आए थे। उनके साथ उनसे गांव वालों से बयान लिया और विद्यार्थियों से और जितने भी और शिक्षक हैं उनसे बयान लिया है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो भी अपना रिपोर्ट बनाया बयान के हिसाब से उसको जिला स्तर पे भेज दिया है। तो जिला स्तर पे ही बता सकेंगे आपको क्या है क्या नहीं।
जी आप संकुल समन्वयक हैं। जी जी क्या आपने कभी ये शिकायत महसूस की कि बच्चों से कभी हाँ, ये तो महसूस किया हूँ मैं कि क्लास वो नहीं लेते। आपने अपनी ओर से कोई शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत किए तो तभी तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी आए जांच में। इससे पूर्व क्यों नहीं? 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल तो मेरी इस जॉब में CSE का मेरा जो नए CSE नए जो अपॉइंट हुए हैं उसमें मेरे को 6 महीने हुआ है जून में। हाँ, ये बात तो सत्य है। वो सन 2016 से यहाँ पर पदस्थ है, लेकिन अभी तक एक भी क्लास नहीं लिया है। और ऐसी भी सूचना मिली है कि वो हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं। हाँ, ये तो उसके ऊपर अगर उसको कोई क्लास लेने के लिए या कुछ कहोगे तो डायरेक्ट एग्रोसिटी का ही उपयोग करने का प्रयास करता है, और वो कर चुका है। एक साहू सर है, उनके ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक का दर्ज करवा भी चुका है। वो आपके द्वारा कहीं कोई शिकायत या कोई कार्रवाई आपने की? नहीं, एक रोज क्या हुआ, बच्चे लोग उसको पढ़ाने के लिए प्रेषित किया गया, तो फिर बच्चे लोग उसको घेराव किया था। तो मेरे को जानकारी मिला, तो फिर तत्काल में वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उसको समझाया करके बच्चे लोगों को हटाया वहाँ से। उसके बाद खेलकर सर को मीटिंग में बुलाया गया। इसका मैं जानकारी बीओ साहब को दिया, इसका सूचना थाना को भी दिया। उसके बाद उसका निराकरण के लिए बीओ साहब आए थे और उसका पूरा बयान ले लुआ कर चला गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मानदेय नहीं मिलने से अतिथि शिक्षक ने भी शाला आना बंद कर दिया और देवदास खेलकर सामाजिक विज्ञान की क्लास लेते नहीं है। ऐसे में इन विषयों में बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह स्वतः ही समझा जा सकता है। इस संबंध में जब शिक्षक देवदास खेलकर से उनका पक्ष जानने के लिए मीडिया ने संपर्क किया, तो वो मुंह छुपा के भाग गए। जहां एक तरफ सरकार ग्रामीणों में शिक्षा को लेकर जन जागृति कर बच्चों का भविष्य बनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के लापरवाह शिक्षक बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं यह शिक्षक भर्ती घोटाला का नतीजा तो नहीं? छत्तीसगढ़ से अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज की मुख्य खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।